एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, दो वॉइसेस हैं, ठीक है। तो एक्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट होता है। जैसे आपका पहला सेंटेंस है, आई आई प्लान माई शेड्यूल, आई प्लान माई शेड्यूल प्रॉपरली, ठीक है। अब देखिए इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट है आई, क्योंकि सीधा सीधा आ रहा है कि भाई मैं अपने शेड्यूल को अच्छे से प्लान करता हूँ। आई प्लान माई शेड्यूल प्रॉपरली, ऐसे ये सेंटेंस आ रहा है, तो इसे हम एक्टिव में कहेंगे। अब जिनको इसको पैसिव आता है जरा शेयर करिए। और अगला सेंटेंस है, दे टेक दे टेक दीज थिंग्स ल्यूडिक्रसली। तो ल्यूडिक्रसली यहाँ पे एक वर्ड है जिसका मीनिंग देखते हैं कितने लोगों को आता है। तो इस पे आपको जरा मीनिंग भी बताना होगा कि ल्यूडिक्रस का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं एक सेंटेंस और देता हूँ, वी वर्क ऑन, वी प्रिपेयर द थिंग्स perseveringly, वी प्रिपेयर द थिंग्स perseveringly। तो यहाँ पे आपको बताना है परसीवरेंस का मीनिंग क्या होता है। अरे वो कैब देने से कोई नुकसान नहीं बेटा, वो कैब भी लेते जाओ। करंस डिस्कसेस ऑल द टॉपिक्स, करंट डिस्कसेस ऑल द टॉपिक्स सर्कमस्पेक्टली, ठीक है। वो कैब बीच बीच में देने से क्या होगा कि कॉन्फिडेंस आपका अच्छा होगा। नाउ वन मोर सेंटेंस, कृष्णा इनवाइट्स all her friends for a healthy discussion on Google Meet session, or we can say in Google Meet session। तो ये 5 सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, और इन सभी सेंटेंसेस में एक बात कॉमन है। वो कॉमन बात क्या है? कॉमन बात ये है कि सभी में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसमें आता है वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं, वो कौन सी कैटेगरी के सेंटेंसेस होते हैं? जिनमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, हमेशा ध्यान रखो, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस होते हैं। जिनमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस होते हैं, और इन सभी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट अवेलेबल है, कोई ना कोई सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो इसीलिए ये सारे सेंटेंसेस एक्टिव में हैं। और पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का तरीका होता है कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करिए, ठीक है। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है कि 4 चीजें निकालिए। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, फिर ऑब्जेक्ट कौन है, फिर वर्ब क्या है, ठीक है। और मेरा मानना है कि सबसे पहले आपको वर्ब का ही पता करना चाहिए। अगर आप वर्ब पे ध्यान ले जाओगे तो अपने आप ही सब कुछ पता चल जाएगा। और कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये 4 चीजें आपके लिए बड़ी जरूरी हैं। तो यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है, प्लान, और सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट का पता करना है तो सीधा बोलो कौन प्लान करता है, बोले आई प्लान करता है। क्या प्लान करता है? माय शेड्यूल प्लान करता है। और कॉम्प्लीमेंट क्या है? जो बचा खुचा भाग है वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, प्रॉपरली बचा हुआ है, और इसे इंग्लिश में कहते हैं एडवर्ब। अब देखिए कितना आसान हो जाता है किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाने में। केवल और केवल आपको ध्यान देना है उसका वर्ब क्या है। अभी देखो आपके मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि आप शेड्यूल प्रॉपरली उठा रहे हो,
ठीक है, तो ऐसे नहीं बनाना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट पता करिए। ऑब्जेक्ट है माय शेड्यूल, तो केवल माय शेड्यूल को उठाइए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सेंटेंस होना चाहिए माय शेड्यूल। अब देखिए इज एम आर लगेगा, जब पैसिव वॉइस में बनेगा तो इज एम आर लगेगा। तो माय शेड्यूल इज, और प्लान का थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्लान्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रॉपरली, और आ जाएगा बाई मी। तो कितना आसान है पैसिव में बनाना। केवल और केवल आपको ये ध्यान देना है कि उसमें वर्ब क्या है। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसके पैसिव वॉइस में क्या लगेगा, इज एम आर लगेगा। बस इतना आपको ध्यान देना है। अगर वर्ब का आईएनजी फॉर्म है तो कंटिन्यूअस है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट सेंटेंस है। तो वर्ब के फॉर्म से बहुत अंदाजा लग जाता है। बोलिए समझ में आया कि नहीं? जिन लोगों का गलत हुआ है उनको क्लैरिटी आ गई होगी, राइट? डेफिनेटली उनको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई और डिस्कशन की जरूरत है तो बताओ। सो यहां से कुछ बातें क्लियर हो जाती है। वर्ब मीन्स द वर्क ऑफ द सेंटेंस। वर्ब का मतलब है काम, ठीक है। सब्जेक्ट कौन है? वन हु डज द वर्क इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जो सब काम को करे वो करता है, एंड जो भी जिसके लिए काम किया जाए वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट वो है जिसके लिए काम किया जाता है। फॉर whom द वर्क इज डन, फॉर whom और on whom द वर्क इज डन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। एंड कॉम्प्लीमेंट का मतलब है द सेक्शन which completes the sentence is called the complement of the sentence। जो सेक्शन सेंटेंस को कंप्लीट करे वो कॉम्प्लीमेंट है। तो भाई वर्ब का मतलब है वर्क, और सब्जेक्ट का मतलब है जो काम को करे, एंड जिसके लिए काम किया जाता है वो ऑब्जेक्ट है, एंड जो सेक्शन कंप्लीट करता है वो है कॉम्प्लीमेंट। चारों पॉइंट्स आपको क्लियर है? चारों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं। और अगला सेंटेंस हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, दे टेक द थिंग्स ल्यूडिक्रसली। तो भाई ल्यूडिक्रस जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दूं, लाफेबल होता है जिसमें हंसी आए, ठीक है। लाफेबल का मतलब है हंसी आने वाला, और ल्यूडिक्रस एडजेक्टिव है और ल्यूडिक्रसली एडवर्ब है। अब यहाँ पे आपकी वही चार चीजें, जल्दी से बताइए कौन सब्जेक्ट है। आपको पहचानना है वर्ब क्या है, देन सब्जेक्ट कौन है, देन ऑब्जेक्ट कौन है, एंड देन उसका कॉम्प्लीमेंट कौन है। तो भाई यहाँ पे वर्ब है टेक, और यहाँ पे सब्जेक्ट है दे, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है दीज थिंग्स, एंड कॉम्प्लीमेंट है ल्यूडिक्रसली। ल्यूडिक्रसली का मतलब है हंसी मजाक से। तो यहाँ पे सीधा सीधा ऑब्जेक्ट हो जाएगा दीज थिंग्स। अब देखिए दीज थिंग्स का जब हम पैसिव बनाएंगे तो इज एम आर में से मुझे लगाना पड़ेगा। आप में से कई लोगों ने इज एम आर नहीं लगाया, इज एम आर भूल गए। यही गलती है, जल्दबाजी में मत बनाइए, आराम से बनाइए। तो सिंपली आपको हो जाएगा दीज थिंग्स आर टेकन ल्यूडिक्रसली बाय देम। अब बताइए समझ में आया कि नहीं? These things are taken ludicrously by them. This is how this will be the sentence. I hope सभी को क्लियर है। एंड vocab लेने से आपका नुकसान नहीं है बल्कि आपका फायदा ही है। अब इसी तरीके से जल्दी से बच्चों यहाँ पे पता करो कि कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है और कौन कॉम्प्लीमेंट है। सबसे पहले वर्ब का पता करो, फिर सब्जेक्ट का पता करो, फिर ऑब्जेक्ट का पता करो,
और फिर कॉम्प्लीमेंट, कंप्लीट से बनाएं। तो यहाँ पे वर्ब है प्रिपेयर, प्रिपेयर माने तैयारी करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द थिंग्स ये ऑब्जेक्ट है, ओह सॉरी सब्जेक्ट में आपका हो जाएगा वी, एंड द थिंग्स आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा परसिवरिंगली। जी हाँ, परसिवरेंट का मतलब होता है लगनशील, तो परसिवरिंगली का मतलब है लगन से। तो सीधा सीधा यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है द थिंग्स, और द थिंग्स के हिसाब से इज एम आर के हिसाब से क्या आ जाएगा आर। द थिंग्स आर प्रिपेयर्ड, देन परसिवरिंगली, एंड देन बाय अस। इस तरह से आपका हो जाएगा। जल्दी जल्दी मैच कर लीजिए। आई होप अब आपके सेंटेंसेस करेक्ट होना शुरू हो गए होंगे। द थिंग्स आर प्रिपेयर्ड परसिवरिंगली बाय अस, इस तरह से। वेरी गुड। अगला है करंट डिस्कसेस ऑल टॉपिक्स सर्कमस्पेक्टली। सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है केयरफुल, सावधान। तो सीधा सीधा आपका सेंटेंस हो जाएगा ऑल द टॉपिक्स आर डिस्कस्ड सर्कमस्पेक्टली बाय करण। ऑलराइट, आई होप सभी को क्लियरिटी है। एंड इसके बाद आपको सेंटेंस दिया है तृष्णा इनवाइट्स ऑल हर फ्रेंड्स फॉर अ हेल्दी डिस्कशन। अब देखिए इसमें आप लोगों को बताना है कि कौन सब्जेक्ट है कौन ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये थोड़ा दमदार सेंटेंस है। वर्ब का पता करिए, वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो आपका वर्ब है इनवाइट और सब्जेक्ट है तृष्णा, ऑब्जेक्ट है ऑल हर फ्रेंड्स, एंड ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। लंबा कॉम्प्लीमेंट इस बार आ रहा है। ये आपका पूरा पूरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो आई होप आप सभी को क्लैरिटी आ रही होगी, कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का पॉइंट होता है ये, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का पॉइंट्स होता है। कई बार ऑब्जेक्ट के रूप में लोग ये वाला सेक्शन उठा लेते हैं। तो अब देखिए आपकी क्लैरिटी बहुत अच्छी हो गई होगी, क्योंकि अब आप सेक्शन डिवाइड करके चल रहे हो, आपको पता है ऑब्जेक्ट कौन है। हाँ, बीइंग हम तब लगाएंगे जब पैसिव वॉइस में होगा, अभी नहीं, थोड़ा वेट करो। अभी देखो ये इनवाइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमें पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब होती है तो इसका पैसिव बनाएंगे तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक है, तो अब आपका सेंटेंस बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। सीधा सीधा इसका ऑब्जेक्ट है, ये उठा लीजिए। सिंपली आप बोलिए ऑल हर फ्रेंड्स, ऑल हर फ्रेंड्स आर इनवाइटेड। अब बाकी का जो कॉम्प्लीमेंट है उसको पूरा लगा दीजिए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट आपने लगा दिया। क्या कॉम्प्लीमेंट है? फॉर अ हेल्दी डिस्कशन इन गूगल मीट सेशन, और लास्ट में लगा दीजिए बाय तृष्णा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव बाय लगा के बोलने का वैसे भी नहीं है। तो जितने स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है, कॉन्फिडेंट हैं, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और अब मैं इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आई होप आई हैव गिवन यू द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ऐसा एक्सप्लेनेशन शायद ही आपको आपके स्कूलिंग डेज में दिया गया होगा। तो अब आपको लाइफ टाइम ये टॉपिक नहीं भूलने वाला, हाउ टू मेक सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। अब आप बिल्कुल नहीं भूलने वाले, क्योंकि मैंने आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे दिया है ना बच्चों, बेस्ट एक्सप्लेनेशन। तो अब आप तैयार हो जाइए, मैं सभी को एक एक सेंटेंस दे रहा हूं और गलत नहीं होना है। क्लियर? ओके, चलिए और सेंटेंसेस फटाफट हम लोग बनाते हैं। एंड आई हैव सेंटेंस नंबर 6, इट इज अनामिका। अनामिका observes everyone's speech very attentively. All right, and then I have next sentence, that is Pushpa. Pushpa makes sentences with alacrity. Pushpa makes sentences with alacrity. And
Pratibha is there. Pratibha replies all the questions very passionately. प्रतिभा सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई पैशनेटली करती है, राइट. एंड देन आई हैव नेक्स्ट सेंटेंस दैट इज रेनू. रेनू develops confidence in all phases through multiple activities. All right. Now next is Ujala. Ujala confuses her juniors with her ambiguous riddles. All right. Arushi is there. Arushi attends all the meetings intellectually. And Bindu is there. Bindu accepts all the opportunities clairvoyantly. So इतने सारे सेंटेंसेस हमारे पास आ चुके हैं. Ashfaq analyzes the problem very minutely. Rohit performs vivaciously in all the competitions. तो 15 सेंटेंस हम लोग कर लेते हैं. एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज Tanusha. Tanusha asks each question inquisitively. तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, तनुषा से शुरू करते हैं. और यहाँ पे आपको सीधा सीधा सब्जेक्ट मिल रहा है ईच क्वेश्चन. और जो वर्ड है इंक्विजिटिव का मतलब होता है ईगर टू इंक्वायर, जानने का इच्छुक. जो व्यक्ति किसी चीज को जानने के लिए इच्छुक होता है उसे कहते हैं इंक्विजिटिव. किसी चीज को जानने का इच्छुक होना. सो तनुषा आस्क ईच क्वेश्चंस इंक्विजिटिवली, मतलब तनुषा हर क्वेश्चन बहुत ही इंक्विजिटिवली पूछती है. ठीक है. तो सिंपली आपका ऑब्जेक्ट हो रहा है ईच क्वेश्चन. तो बस आप ईच क्वेश्चन को उठा लो. अब आप मुझे बताओ कि ईच क्वेश्चन के साथ इज आना चाहिए कि आर आना चाहिए, बताइए फटाफट. तो एक बात तो तय है कि यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है ईच क्वेश्चन, तो सिंपली आप कहेंगे ईच क्वेश्चन. अब आपको बता दें कि ईच क्वेश्चन के साथ आपको इज लगाना चाहिए क्योंकि ये सिंगुलर होता है. ईच क्वेश्चन इज आस्क्ड इनक्विजिटिवली बाय तनुषा. अब देखिए ये है बेनिफिट आपका कि आप जब पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं तो आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स भी रिवाइज हो रहे हैं. बहुत से लोग इसमें गलती कर देते हैं, वो कहते हैं कि ईच क्वेश्चन आर आस्क्ड. तो आपको ध्यान देना है ईच क्वेश्चन सिंगुलर होता है तो इसलिए होना चाहिए ईच क्वेश्चन इज आस्क्ड. आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा. एंड अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो जरूर बताइएगा. इज आएगा एग्जैक्टली. आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में.
रोहित परफॉर्म्स विवेशियसली। अब यहाँ पे जो बच्चों को विवेशियस का मीनिंग नहीं पता है वो नोट कर लें। विवेशियस का मतलब होता है फुल ऑफ स्पिरिट, जैसे हिंदी में कहते हैं जोशीला, जोशीला। तो रोहित, अब आपका सेंटेंस है कि रोहित परफॉर्म्स विवेशियसली इन ऑल द कॉम्पिटिशंस। ठीक है, तो अब देखो यहां पे इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, यहां पे आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली आपको कहना चाहिए नो पैसिव वॉइस बिकॉज ऑब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट। अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही नहीं है, जैसे रोहित परफॉर्म करता है, किस चीज पे परफॉर्म करता है वो नहीं है, तो आपको सिंपली बोलना चाहिए नो पैसिव वॉइस। आई होप ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, तो इसीलिए हमें इन चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्कस करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, अशफाक एनालाइजेस द प्रॉब्लम्स। माइन्यूटली का मतलब है बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही गहराई से। तो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा द प्रॉब्लम्स, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा द प्रॉब्लम्स। ठीक है, और द प्रॉब्लम्स, अब चूंकि प्लूरल है तो आर आ जाएगा। द प्रॉब्लम्स आर एनालाइज्ड वेरी माइन्यूटली बाय अशफाक, ऐसे। द प्रॉब्लम्स आर एनालाइज्ड वेरी माइन्यूटली बाय अशफाक, इस तरह से आपका सेंटेंस हो जाएगा। नाउ बिंदु एक्सेप्ट्स ऑल दी अपॉर्चुनिटीज क्लेयरवॉयंटली। सबसे पहले आप लोग जानना चाह रहे होंगे कि क्लेयरवॉयंट का मीनिंग क्या होता है। देखते हैं कितने लोगों को पता है। क्लेयरवॉयंट ये एडजेक्टिव है। ठीक है, देखो अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं ना तो आपको झंझट में पढ़ना ही नहीं है। आपके अगर बेसिक्स अच्छे हैं, आपको अच्छे से पता है कि ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट की जगह में आएगा। अगर ऑब्जेक्ट होता तभी पैसिव वॉइस बनता। ठीक है, आई होप सभी को ये क्लैरिटी है। अच्छा, क्लेयरवॉयंट का मतलब होता है किसी चीज को समझने की तीव्र इच्छा होना। दिस इज कॉल्ड कीन एबिलिटी टू ग्रास्प द थिंग्स। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं समझने की क्षमता, समझने की क्षमता। अब देखिए सेंटेंस बहुत ही आसान है। बिंदु एक्सेप्ट्स ऑल दी अपॉर्चुनिटीज क्लियरवॉयंटली, तो यहां पे सीधा सीधा आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल दी अपॉर्चुनिटीज। बहुत बढ़िया, तो उठाइए जरा ऑल दी अपॉर्चुनिटीज को और बनाइए इसका पैसिव। क्या बात है, हिम्मत से, शिद्दत से, ऑसम, वेरी गुड। बिंदु एक्सेप्ट्स ऑल दी अपॉर्चुनिटीज क्लियरवॉयंटली। क्लियरवॉयंटली का मतलब है कीन एबिलिटी टू ग्रास्प द थिंग्स, चीजों को समझने की क्षमता होना, ग्रास्प करना। ठीक है, और बिंदु कह रही मैं हिम्मत से एक्सेप्ट करती हूँ और शिद्दत से एक्सेप्ट करती हूँ। क्या बात है, वेरी गुड। सो सिंपली आपका सेंटेंस हो जाएगा ऑल दी अपॉर्चुनिटीज, all the opportunities are accepted clairvoyantly by Bindu. All the opportunities are accepted clairvoyantly by Bindu. I hope सभी को क्लियर हो रहा होगा और clairvoyantly का मीनिंग भी क्लियर हो गया होगा। Keen ability to grasp the things, चीज़ों को समझने की तीव्र इच्छा होना। एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए समझ में आ रहा है। नाउ आरुषि अटेंड्स ऑल द मीटिंग्स, बिना किसी देरी के आप लोग बना सकते हैं ऑल द मीटिंग्स ही ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट मिल गया है तो उसी के हिसाब से हम लोग सेटिंग कर लेंगे। ऑल द मीटिंग्स आर अटेंडेड, कैसे, इंटेलेक्चुअली,
इंटेलेक्चुअली का मतलब है बुद्धिमता से, बुद्धि है तो बुद्धि का प्रयोग करेंगे, है ना आरुषि? So all the meetings are attended intellectually by Arushi. That's how you make this sentence. And this is your reply. I hope you do not require any explanation on this. And Ujala confuses her juniors. Actually ये sentence negative नहीं है, मतलब उजाला का काम ही है, उजाला मैनेजर है, उजाला ऑफिसर है, टीचर है, तो उसका काम ही है उन लोगों को थोड़ा सा झटके देना, थोड़ा सा, है ना, उन लोगों को रिडल्स। क्या आप जानते हैं रिडल्स का मतलब क्या होता है? रिडल्स का मतलब होता है पजल, और एम्बिगुअस का मतलब होता है कंफ्यूजिंग। एम्बिगुअस का मतलब होता है कंफ्यूजिंग एंड रिडल्स का मतलब होता है पजल। तो उजाला कंफ्यूजेस हर जूनियर्स, उजाला अपने जूनियर्स को कंफ्यूज करती है, पॉजिटिवली कंफ्यूज करती है। ऐसा नहीं कि क्या बात है उजाला तुम तो बड़ा नेगेटिव वर्ड पकड़ लियो, ऐसा नहीं। तो उजाला का मोटो है कि वो लोग कंफ्यूज हों और पजल को सॉल्व करें। तो यहाँ पे दो शब्द हैं जिनकी मीनिंग आपको जानने चाहिए। एम्बिगुअस का मतलब होता है अनक्लियर, जिसे आप कहते हैं अस्पष्ट, और रिडल का मतलब होता है पजल, ठीक है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं पहेली। सो किसको कंफ्यूज करती है? अपने जूनियर्स को कंफ्यूज करती है। तो सिंपली आप उठा लीजिए, हर जूनियर्स आर कंफ्यूज्ड। किससे? विद हर एम्बिगुअस रिडल्स। किसके द्वारा? बाय उजाला। आई होप सभी को क्लियर होगा। अब पैसिव वॉइस में आपका महारत हासिल हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, सभी लोगों को पैसिव वॉइस में कॉन्फिडेंस आना मस्ट है। अब रेनू वाले सेंटेंस में आ जाते हैं। अब रोहित कुमार, ये तुम गलती क्यों कर रहे हो? ऑल द मीटिंग्स आर अटेंडेड नहीं लिख रहे हो। अगर हल्का सा भी गलत लिखोगे तो वो गलत ही होगा, वो सही नहीं हो सकता, वो चाहे टाइपिंग एरर हो, कोई भी एरर हो, ठीक है? तो ऑल द मीटिंग्स आर अटेंडेड होगा। रेनू डेवलप्स कॉन्फिडेंस इन ऑल फेजेस थ्रू मल्टीपल एक्टिविटीज। तो कॉन्फिडेंस वो डेवलप करती है, कॉन्फिडेंस को उठा लीजिए। तो सिंपली आपका सब्जेक्ट हो जाएगा कॉन्फिडेंस को डेवलप किया जाता है। सिंपली आप बोलेंगे कॉन्फिडेंस इज डेवलप्ड, कॉन्फिडेंस इज डेवलप्ड इन ऑल फेजेस थ्रू मल्टीपल एक्टिविटीज बाय रेनू। देखो कितना प्यारा सेंटेंस है। मतलब आप लोगों से जो गलती होती वो यही होती कि रीनू आप लाने में जल्दबाजी करते हो सकता है आप बीच में रीनू लगा देते, लेकिन सही तरीका है पहले पूरा सेंटेंस बना लीजिए, बाद में लास्ट में रीनू लगा दीजिए। क्यों? ये तरीका आपको सही लग रहा है कि नहीं? कंफ्यूजन की कोई दरकार ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं कंफ्यूजन की। प्रतिभा रिप्लाइज ऑल द क्वेश्चंस वेरी पैशनेटली। तो पैशनेटली का मतलब होता है स्पिरिटफुली, जोश के साथ। पैशन का मतलब है फुल ऑफ स्पिरिट, जिसे आप कहते हैं जोशीला। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट साफ साफ मिल रहे हैं, ऑल द क्वेश्चंस। तो सिंपली आप बोल देंगे ऑल द क्वेश्चंस, प्लूरल है तो आर लगा दीजिए। ऑल द क्वेश्चंस आर रिप्लाइड वेरी पैशनेटली बाय प्रतिभा। All the questions are replied very passionately by Pratibha. All right. Now आपका सेंटेंस है पुष्पा मेक सेंटेंसेस विद alacrity. एंड कई लोग alacrity का मीनिंग जानते हैं, उन्होंने सही आंसर दिया है। भाई alacrity का मतलब होता है हैप्पीनेस, ठीक है, खुशी। अलैक्रिटी को लाख रुपी से रिलेट कर सकते हो, क्योंकि अलैक्रिटी के उच्चारण में लाख रुपये आ रहा है कि आप कहीं जा रहे थे, अचानक से आपको 1 लाख रुपए पड़े हुए मिल गए, भाई खुशी ही खुशी हो गई। अलैक्रिटी, खुशी ही खुशी, ठीक है। अलैक्रिटी, लाख रुपी।
तो सिंपली आपका सेंटेंस हो जाएगा कि सेंटेंसेस को बनाया जाता है, तो दिस इज सेंटेंसेस आर मेड विद अलैक्रिटी बाय पुष्पा. सेंटेंसेस आर मेड विद अलैक्रिटी बाय पुष्पा. है ना आसान सेंटेंस. नाउ अनामिका ऑब्जर्व्स एवरीवन्स स्पीच वेरी अटेंटिवली. इसका आप लोगों ने सही आंसर दे दिया था, बहुत जल्द दे दिया था, और ऐसा लग रहा है कि अब आप लोग तैयार हो चुके हैं बेहतरीन ढंग से. तो अनामिका ऑब्जर्व्स एवरीवन्स स्पीच, तो सिंपली हो जाएगा एवरीवन्स स्पीच इज ऑब्जर्व्ड वेरी अटेंटिवली बाय अनामिका. रिप्लाइड की स्पेलिंग तुम्हारी गलत है, REPLIED होगी. तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अभी भी आपको किसी सेंटेंस में दिक्कत है. अब मैं आपको बता दूं कि कैसे ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं. देखो, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए भले ही आए ना आए, लेकिन गलतियां निकालने वाले केसेस में सेंटेंसेस जरूर आते हैं. ठीक है, तो ये स्पॉटिंग एरर्स में पूछे जा सकते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू वांट मोर सेंटेंसेस? कितने लोग चाहते हैं कि और सेंटेंसेस दिए जाएं? डू यू वांट मोर सेंटेंसेस गाइस? अगर कोई डाउट है यहां तक तो जरूर पूछिए. अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और सेंटेंसेस आपको देते हैं. Do you want more sentences guys? अब थोड़े से सेंटेंसेस हम आपको टफ देने वाले हैं. टफ का मतलब है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. जैसे आपका पहला सेंटेंस है, What do you do on Sunday at home? ये आपका क्वेश्चन है. एंड नेक्स्ट सेंटेंस है, वाई डज रवि कॉल यू अगेन एंड अगेन? अब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है. वेयर डज रेनू कंडक्ट दीज मीटिंग्स? इनका पैसिव बनाइए. Interrogative sentences. Right. Why does Trishna not reply my question? And which song does Kavita sing in each party? And does Divyanshi surprise her parents with her outstanding performance? So these are the sentences. सबसे लास्ट वाले से शुरू करेंगे. Come on everyone, शुरू करिए. Okay, Shiva, nice question. देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला पॉइंट यही कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगाएं किधर. तो इसीलिए मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दिए हैं, जिससे कि मुझे अंदाजा लगे आपका सेंटेंस बनाने का क्या तरीका है. राइट. ये सेंटेंसेस देने का ऑब्जेक्टिव यही था कि आपको सिखाया जाए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब का प्लेस है उसे कैसे समझें.
और वही एक बात है जो आपको इन सेंटेंसेस में सीखनी है। चलिए सबसे लास्ट वाले से शुरू करते हैं। जैसे लिखा हुआ है, डज दिव्यांशी सरप्राइज हर पेरेंट्स विद हर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, और जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है उसके पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब ही आती है, यानी कि यहाँ पे इज एम आर ही आएगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? हर पेरेंट्स। तो ऑब्वियसली हर पेरेंट्स क्या है? प्लूरल है। तो हर पेरेंट्स के हिसाब से क्या आना चाहिए? आर। तो इसका आंसर हो जाएगा आर हर पेरेंट्स सरप्राइज्ड विद हर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय दिव्यांशी। ऐसे बनेगा। थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है उसके लिए बिल्कुल टफ नहीं है। कॉन्सेप्ट बस इतना सा ही है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी होती है दो। ऐसे सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और ऐसे सेंटेंसेस जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। WH वर्ड का मतलब है व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, हूज, हुम, व्हिच, हाउ। तो भाई ये वाला जो सेंटेंस था वो WH वर्ड से नहीं शुरू हो रहा था, वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा था। तो हेल्पिंग वर्ब के प्लेस में भी हेल्पिंग वर्ब ही आएगा। तो ये यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। जल्दी से कमेंट करके बताएं क्लियर है कि नहीं। एंड विच सॉन्ग डज कविता सिंग इन ईच पार्टी। अब ऑब्वियसली कौन सा गाना कविता गाती है, यानी कि विच सॉन्ग अपनी जगह पर विच सॉन्ग ही रहेगा। तो सिंपली यहाँ पे हो जाएगा विच सॉन्ग इज संग इन ईच पार्टी बाय कविता। तो आपका जो क्वेश्चन था कि इज किधर डालें, आर किधर डालें, तो अब आपको रिप्लाई पता चल गया होगा। ये बेसिकली सेंटेंस की स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि आपका WH वर्ड किस तरह से बनना है। ठीक है। सो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। नंबर 1 ऐसे सेंटेंसेस जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, एंड नंबर 2 ऐसे सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। अब इसमें हमें ध्यान देना है, आप इसमें हिंदी का भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे हिंदी में आपका सेंटेंस है कि कविता हर पार्टी में कौन सा गाना गाती है। कविता हर पार्टी में कौन सा गाना गाती है, तो इसका पैसिव वॉइस हिंदी में भी तो होगा। कौन सा गाना गाया जाता है हर पार्टी में कविता के द्वारा। अब देखो इंग्लिश इसकी वही बन रही है, विच सॉन्ग इज संग, कौन सा गाना गाया जाता है। डू यू ऑल एग्री? अगर आप हिंदी की मदद से बनाते हैं तो आपका ये सेंटेंस बहुत आसान हो जाता है। अब जैसे लिखा हुआ है कि तृष्णा मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई क्यों नहीं करती है, तो हिंदी में सीधा हो जाएगा मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई क्यों नहीं किया जाता है तृष्णा के द्वारा। सिंपली इसका आंसर हो जाएगा व्हाई इज माई क्वेश्चन, व्हाई इज माई क्वेश्चन नॉट रिप्लाइड बाय तृष्णा। दिस वे, व्हाई इज माई क्वेश्चन नॉट रिप्लाइड बाय तृष्णा। और वेयर डज रीनू कंडक्ट दीज मीटिंग्स, तो क्या होगा where are these meetings conducted by Renu? Where are these meetings conducted by Renu? This will be the right answer. Now, why does Ravi call you again and again? अब इसका मैं नहीं बताने वाला, इसका आप ही लोग बताइए। अब तक आपको आइडिया लग गया होगा कि WH वर्ड के बाद ही हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, और हेल्पिंग वर्ब का सही इस्तेमाल होने के बाद सेंटेंस वास्तव में काफी आसान हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही है। अगर आपने गलती से कह दिया कि वाई माई क्वेश्चन इज नॉट रिप्लाइड, तो गलत हो जाएगा। वाई के बाद इज का आना मैंडेटरी है। वाई इज माई क्वेश्चन। बहुत से लोगों से गलती क्या होती है, वो लोग कर देते हैं वाई माई क्वेश्चन इज नॉट रिप्लाइड, ऐसा कर देते हैं। Why does Ravi call you again and again? तो सिंपली यहां पे हो जाएगा कि why are you called again
and again by Ravi. Why are you called again and again by Ravi? ऐसा. What do you do on Sunday at home? तो सिंपली हो जाएगा what is done on Sunday at home. What is done on Sunday at home? तो एक बार सारे सेंटेंसेस देख लीजिए. अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो मुझे बताइए, मैं आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करूंगा. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क. नहीं, सपना कुमारी, तुम्हारा स्ट्रक्चर गलत है. वाई इज अगेन एंड अगेन नहीं होगा, वाई आर यू कॉल्ड अगेन एंड अगेन होगा. अब वही है, तुम पता है, तुम सही ऑब्जेक्ट को पहचानो तो सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा. आपने बस ये देखा कि लास्ट में क्या रहा, आपने अगेन एंड अगेन को उठा लिया. अरे भाई, अगेन एंड अगेन कभी ऑब्जेक्ट बन सकता है क्या? अगेन एंड अगेन तो यूं ही सेंटेंस का पार्ट है, सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, इसीलिए तो इसका नाम है कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो कंप्लीट करे. तो व्हाई आर यू कॉल्ड अगेन एंड अगेन बाय रवि? यस, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जो कंप्लीट करे. तो मुझे लगता है कि अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में और मेहनत की जरूरत है. और अभी तक के डिस्कशन में कोई भी डाउट हो तो बताएं. ओके, कितने लोगों को बहुत अच्छे तरीके समझ में आ गया? बेस्ट तरीके से. ठीक है, हमारी डिक्शनरी में बेस्ट से नीचे कुछ नहीं है, बेस्ट शुड बी देयर. बाय यू बिल्कुल आएगा, कहाँ नहीं आया? हाँ, बाय यू लगा दो. अच्छा, बाय यू कभी कभी गायब भी हो तो उससे घबराना नहीं, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी बाय यू नहीं है. एक्चुअली पैसिव वॉइस सीन में तभी आया क्योंकि बहुत सारे सेंटेंसेस तब बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बोलना जब हमारा ध्यान सब्जेक्ट पे नहीं होता है. अब ध्यान तो ध्यान है, कभी भी भटक सकता है, पता नहीं किस चीज पे ध्यान चला जाए. राइट. तो अगर हमारा ध्यान वर्ब पे चला जाए तो हमें पैसिव वॉइस की जरूरत होती है. अगर हमारा ध्यान ऑब्जेक्ट पे चला जाए तो हमें पैसिव वॉइस की जरूरत होती है. जैसे आपने कहा भंडारा हर महीने ऑर्गेनाइज किया जाता है. अब आपका ध्यान भंडारे पे है, कौन ऑर्गेनाइज करता है इस पे आपका ध्यान नहीं है, इसलिए पैसिव वॉइस की जरूरत है. बाकी पैसिव वॉइस में कभी कोई नहीं बोलना चाहता. कभी आपने सुना है कि भंडारा ऑर्गेनाइज किया जाता है कविता के द्वारा? कभी नहीं सुना होगा आपने. अरे अगर आपको बोलना ही है तो आप बोलेंगे कविता भंडारा ऑर्गेनाइज करती है. ठीक है. तो जब हमारा ध्यान चेंज हो जाता है वहां पे पैसिव वॉइस की जरूरत होती है. जब हमारा ध्यान ऑब्जेक्ट पे चला जाता है या वर्ब पे चला जाता है तो हमें पैसिव वॉइस की जरूरत होती है. 17 नंबर को एक बार एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा रहा है. Why does रवि कॉल यू अगेन एंड अगेन? रवि तुम्हें बार बार क्यों कॉल करता है? सिंपली इसका पैसिव हो जाएगा, तुम्हें क्यों कॉल किया जाता है बार बार रवि के द्वारा? तुम्हें क्यों कॉल किया जाता है बार बार रवि के द्वारा? ऐसे. और अगर आपको कम समझ में आया है तो आप लोग और क्लासेस लीजिए और सेशंस अटेंड करिए. और इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही इंटरेस्टिंग है. यूं ही अपना मन बना करके इंग्लिश लैंग्वेज को सीखिए. अगर आपको एक लैंग्वेज पहले से आती है जो कि हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी की मदद से अंग्रेजी सीखना और आसान हो जाता है. मैं आपको बता दूं, अंग्रेजी ही नहीं किसी भी और भाषा को आप सीख सकते हो. पंजाबी, उर्दू, संस्कृत, एनी लैंग्वेज यू गाइस कैन लर्न. राइट. आने वाले दिनों में अगर कभी भी आपको कोई लैंग्वेज की जरूरत होगी, आप इसी इंग्लिश से, इसी हिंदी से लर्न कर लोगे. सो अब सेशन को वाइंड अप करने की बारी है. मैं आपसे मिलूंगा अगले सेशन में. आप लोग इसकी एक्सरसाइज करिए, जबरदस्त तरीके से एक्सरसाइज करिए, और जो भी आपकी क्वेरीज हो आप मुझे बताइएगा. एंड बाय बाय, टेक केयर.